हेलो। तो हमारी पिछली स्प्रिंग एमवीसी की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए। और वो 3-4 क्वेश्चंस हम जल्दी से इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि स्टार्टर लाइब्रेरी आखिर होती क्या है। स्टार्टर लाइब्रेरी जो हमने यहाँ पे देखी थी, जैसे कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन, स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये एक डिपेंडेंसी होती है, राइट। और ये बेसिकली एक बंडल ऑफ डिपेंडेंसी इसके साथ आ जाती हैं। तो जब मैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब लिखता हूँ तो मुझे रेस्ट कंट्रोलर के लिए जितनी भी रेस्ट एपीआई बनाने के लिए जितनी भी डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी, वो मुझे इसके साथ ही मिल जाएंगी। मुझे अलग से उनको एक एक करके नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको नहीं लिखूं, मान लीजिए स्टार्टर वेब को, तो मुझे ये एक डिपेंडेंसी की जगह 4 डिपेंडेंसीज लिखनी पड़ेंगी। उनका वर्जन मुझे चिंता करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो ये स्टार्टर जो डिपेंडेंसी है ये हमें यहाँ हेल्प करती है। डेफिनेशन देखें तो स्टार्टर लाइब्रेरीज आर डिपेंडेंसी बंडल्स इन स्प्रिंग बूट दैट प्रोवाइड all commonly required libraries for a specific feature with minimal configuration। स्पेसिफिक फीचर यानी कि रेस्ट के लिए चाहिए तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, टेस्टिंग के लिए चाहिए तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, स्टार्ट करना है तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे करके आपको सारी मिल जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि दिस इज ओनली स्पेसिफिक टू स्प्रिंग बूट, राइट, नॉट प्रेजेंट इन स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग बूट में ही ये हमें मिलता है। तो अगर आपको कभी स्प्रिंग बूट का कोई फीचर्स पूछे, एडवांटेज पूछे स्प्रिंग में, तो आप ये बता सकते हो, राइट। और राइट, सेकेंड क्वेश्चन हमारा था कि ये जो हमने एनोटेशंस यूज की थी अपने प्रोजेक्ट में, रेस्ट कंट्रोलर, रिक्वेस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट पैरम, ये एग्जैक्टली क्या कर रही हैं, इनका हमने डिटेल नहीं देखा था। इस अभी देख लेते हैं, राइट। तो रेस्ट कंट्रोलर से शुरू करते हैं। रेस्ट कंट्रोलर जो है वो बेसिकली दो एनोटेशंस को मिलके बनता है, कंट्रोलर और रिक्वेस्ट बॉडी, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपको प्रोजेक्ट में जाके दिखाऊं, कंट्रोलर क्लास में जाके, तो ये रहा रेस्ट कंट्रोलर, राइट। इस पर आप लोग कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 एनोटेशंस लिखी हुई हैं। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट दो हैं, ऐट कंट्रोलर और ऐट रिस्पॉन्स बॉडी। अगर मैं रेस्ट कंट्रोलर ना लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऐट कंट्रोलर ऐट रिस्पॉन्स बॉडी, और एक ही बात होती, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये दोनों एनोटेशंस क्या कर रहे हैं, राइट। तो कंट्रोलर एनोटेशंस क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक तो ये बता रहा है कि ये जो क्लास है ये कंट्रोलर क्लास है, इसके अंदर हम लोग एंड पॉइंट्स डिफाइन करेंगे, पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग, ये सब हम लिखेंगे, ये बताता है, ठीक है। और अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो ये मैपिंग्स भी मैं नहीं लिख पाऊंगा, रिक्वेस्ट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, ये सब भी मैं नहीं लिख पाऊंगा, राइट। अच्छा, दूसरा, रिस्पॉन्स बॉडी क्या करता है। तो रिस्पॉन्स बॉडी क्या करता है, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। एक हमने पहले रिक्वेस्ट बॉडी देखा था, राइट। रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी दो चीजें होती हैं, दोनों दूसरे का अपोजिट काम करती हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने कहा था रिक्वेस्ट बॉडी जो है वो हमारा जो रिक्वेस्ट आती है, जैसे कि ये रही यहाँ पे, तो ये यहाँ पे तो मैंने समझिए कि वो यूज किया हुआ है, पाथ वेरिएबल यूज किया हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे वो लिखता कि सीधा सीधा मैं ले रहा होता रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू, तो यहाँ क्या होता है कि ये मुझे जो आईडी है, या फिर कोई कोई मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट, क्या थे मेरे रिक्वेस्ट, यहाँ पे डीटीओ में जाऊंगा मैं तो एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, राइट। तो एम्प्लॉय रिक्वेस्ट है, ओके, और इसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ मैं कि यहाँ पे हमें चाहिए था जावा ऑब्जेक्ट, हमें मिल रहा था जेसॉन में इनपुट, यहाँ पे पोस्टमैन में जाने पे। तो इसका जो कन्वर्जन है कि जेसॉन से जावा ऑब्जेक्ट का, वो रिक्वेस्ट बॉडी करता है। सिमिलरली इसका एग्जैक्टली अपोजिट रिस्पॉन्स बॉडी करता है, क्योंकि हम जो रिटर्न करते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, देखिए ये रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, राइट। एम्प्लॉय रिस्पॉन्स तो एक जावा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो उस जावा, वहां पे तो जावा ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां पे जेसॉन आएगा वापस से रिजल्ट में, एंड पॉइंट जहाँ पे हमारा। तो इस कन्वर्जन को
रिस्पॉन्स से कन्वर्जन को जावा ऑब्जेक्ट से जेसन में कन्वर्ट करने का काम रिस्पॉन्स बॉडी करता है, राइट? ओके फाइन। तो ये हमने देख लिया कि रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है। अब हम देखते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग क्या होता है। रिक्वेस्ट मैपिंग बेसिकली एक बेसिकली ये सिर्फ यूआरएल बता एंड पॉइंट का नाम बताती है कि एम्प्लॉयज, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है स्लैश एम्प्लॉयज, सिर्फ इतना ही। इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको इसमें कोई अलग से कोई वो नहीं दिखेगा, सिर्फ ये वो बताता है कि क्या एंड पॉइंट का डिटेल्स क्या है, राइट? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिक्वेस्ट बॉडी, और हमने कवर कर लिया। रिक्वेस्ट पैरम भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। वो इंडिविजुअल इनपुट्स अगर हमें लेना हो यूजर से, इंस्टेड ऑफ एक कंप्लीट जेसन में हम लोग रिक्वेस्ट लें, तो उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट पैरम का यूज करते हैं। क्विकली मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट पैरम्स पाथ वेरिएबल यूज किया, बट सेम थिंग। इसमें मैं अलग अलग, देखिए, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी ले पा रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं उससे रिक्वेस्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर रिक्वेस्ट पैरम भी लिख दूँ तो एक ही बात होगी, रिक्वेस्ट पैरम। ओके, तो ये होता है। अगर मुझे इंडिविजुअल वैलिडेशन, और मैंने क्यों किया है ये, मैं जेसन में क्यों नहीं ले रहा, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ हर इनपुट को अलग लिखने का, क्योंकि मुझे मान लीजिए मुझे वैलिडेशन करना है अलग से नेम का, डिपार्टमेंट का, तब मैं ये यूज करूंगा। ऑलराइट, ओके। गेट मैपिंग क्या होती है? जैसे रेस्ट कंट्रोलर दो का कंबाइन कंबाइन करके बना था, कंट्रोलर और रिक्वेस्ट बॉडी को कंबाइन करके, वैसे ही गेट मैपिंग जो है वो रिक्वेस्ट मैपिंग और मेथड इज इक्वल टू गेट को कंबाइन करके बनता है। देखते हैं कैसे। अब मैंने यहाँ पे गेट मैपिंग लिखा है, राइट? मैं चाहूँ तो इसको हटा दूं ऐसे, तो मुझे इसका इक्विवेलेंट क्या लिखना होगा? मुझे लिखना होगा यहाँ पे एट रिक्वेस्ट मैपिंग और मेथड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। तो ये हो गया। तो इसमें हमने क्या बताया कि भाई एक तो रिक्वेस्ट मैपिंग है ये, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू देनी होगी। जो मेरा ये एंड पॉइंट था, ये मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे, ऑलराइट, आईडी स्लैश नेम। और जो भाई ये मेथड है, ये गेट है, कि वहां जब पोस्टमैन में आप जाना, यहाँ पे गेट सेलेक्ट करना और यूआरएल ये डालना। तो इसी का कंसाइज वर्जन हो जाता है कि सिर्फ आप गेट मैपिंग लिख के वो दे दो, तो गेट में आपने बता दिया कि मेथड गेट है, राइट? इसको आप ओपन करके भी देख सकते हो, आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे एट रिक्वेस्ट मैपिंग मेथड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। सेम सेम गोज फॉर ऑल अदर, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, पैच मैपिंग, जितने भी मैपिंग्स हैं इनका ये बेसिकली ये काम करती हैं। तो साथ साथ में मैं आपको और मैपिंग्स बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ये सब मैंने आपको कवर करा दी है। पाथ वेरिएबल भी मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। बट पाथ वेरिएबल क्या है? जब मुझे यही यूआरएल के जो स्ट्रिंग की जो वैल्यू है उसी के अंदर मुझे इनपुट दे देना है डायरेक्टली, तब मैं पाथ वेरिएबल एनोटेशंस का यूज करता हूँ। अगर मैं आपको जल्दी से यहाँ पे दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू सौरभ, तो ये जो तरीका है ये है रिक्वेस्ट पैरम का तरीका। मुझे इतना नहीं लिखना, मैं डायरेक्टली स्लैश सौरभ देना चाहता हूँ। तो ये मैंने पाथ वेरिएबल में, मैंने ये जो मेरा यूआरएल था जो, वो उसके अंदर ही मैंने इनपुट दे दिया, तो ये हो गया पाथ वेरिएबल। ठीक है, ये डिफरेंस था। अब हम लोग वापस से जाते हैं जल्दी से बाकी आपको दो और इम्पोर्टेंट एनोटेशंस हैं यहाँ पे। एक है एट वैलिड, पहली, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो एट वैलिड क्या करता है, यहाँ पे एग्जांपल में देखिए। जैसे मान लीजिए कि मेरी जो एम्प्लॉय रिक्वेस्ट क्लास थी, राइट, उसमें मेरे पास ये इनपुट्स थे, नेम, सैलरी। मुझे चाहिए कि भाई नेम जो है वो नॉट ब्लैंक होना चाहिए। मैंने मतलब डाल रखा है कि भाई नेम ब्लैंक नहीं हो सकता, मेरी ये कंडीशन है। सैलरी पे मैंने डाल रखा है कि भाई मिनिमम वैल्यू तो 10,000 होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा आप अगर कम डाल रहे हो तो कुछ गड़बड़ है आपके इनपुट में, क्योंकि नहीं होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। वैसे ही ईमेल जो है, वैसे ही उसमें एक एट ईमेल एनोटेशन होता है कि भाई ये ईमेल का फॉर्मेट आपको चेक कर लेगा। तो ये तो आपने डाल दिया एम्प्लॉय रिक्वेस्ट में कि भाई ऐसे मुझे चाहिए, पर ये वैलिडेट कौन करेगा, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उसको इम्प्लीमेंट करता है एट वैलिड एनोटेशन। तो जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं पोस्ट मैपिंग में देखता हूँ कि जब मेरा ये जो एंड पॉइंट है स्लैश एम्प्लॉयज, इसमें मैं सब कुछ आपको सेम लिखा है, एट रिक्वेस्ट बॉडी एम्प्लॉय रिक्वेस्ट मैंने एज इनपुट लिया है, मैंने वहां पे बस एट वैलिड ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैंने एट वैलिड ऐड कर दिया,
अब जो ये एम्प्लॉय रिक्वेस्ट मेरे पास आएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब ये आया मेरे पास, नेम सौरभ, सैलरी 50,000 और ईमेल आया। अब ये तीनों को रन टाइम में ही वो वैलिडेट करेगा कि भाई नेम एम्प्टी तो नहीं है, सैलरी इतनी तो नहीं है, ईमेल का फॉर्मेट सही है। तीनों चीजें अगर एक भी चीज गड़बड़ हुई तो वहीं का वहीं वो आपको एरर थ्रो कर देगा इनपुट लेते लेते ही वो। तो इससे मेरा फायदा क्या हुआ, मुझे ये मेथड रन नहीं करना पड़ा, या फिर क्रिएट एम्प्लॉय रन नहीं करना पड़ा। दूसरा, मुझे यहाँ पे मैं इंडिविजुअली अब नहीं लिख रहा हूँ कि भाई इफ इफ नेम डॉट इज ब्लैंक थ्रो एरर, इफ सैलरी लेस देन 50,000 थ्रो, नो, मैं ये ऐसा इंडिविजुअली नहीं लिख रहा। मैंने सीधे सीधे वहाँ इनपुट लिखते टाइम ही मैंने उसको डिफाइन कर दिया कि मुझे ये कंडीशंस है, और एट वैलिड डाल करके मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये फायदा हुआ। अब देखिए, ये वैलिड रिक्वेस्ट थी। अगर किसी ने इनवैलिड रिक्वेस्ट दे दी कि भाई नेम ब्लैंक दे दिया, सैलरी 2,000 दे दी, तो वहीं पे 400 बैड रिक्वेस्ट स्प्रिंग थ्रो कर देगा। बहुत बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा फीचर कहूंगा मैं तो इसको, ठीक है। बहुत कम कोड लिखना पड़ा मुझे और मैं इतना कुछ कर पाया। इसमें आपको और भी बहुत सारे कंडीशंस आप अपने रिक्वेस्ट में डाल सकते हैं कि वो नॉट नल हो, नॉट ब्लैंक देखा हमने, साइज हमने देखा, राइट, मिन मैक्स, ईमेल देखा हमने, पैटर्न डाल सकते हैं रिजेक्ट्स, कि आपको भाई मुझे चाहिए कि वो स्टार्ट ए लेटर से हो, लास्ट में उसके 1 2 3 हो, बीच में कुछ भी हो, मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। तो ये भी डाल सकते हो आप। तो और इसके लिए डिपेंडेंसी क्या चाहिए होगी, कोई एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। जो आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन जो हमारा बंडल था स्टार्टर पैक का, उसी के अंदर ये भी आ जाता है, एट वैलिड भी आ जाता है नोटेशंस। ओके। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जकार्ता बीन वैलिडेशन का को यूज करता है, ठीक है। और इसको हाइबरनेट वैलिडेटर में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। हाइबरनेट वैलिडेटर मतलब कि जब हम लोग ये रिक्वेस्ट में जो मैंने डाले थे ना, ये नॉट ब्लैंक और ये सब चीजें, इसके साथ हम लोग इसका यूज करते हैं, एट वैलिड का, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने सारे एनोटेशंस कवर कर लिए। अब हम लोग आगे जाते हैं। हम देखते हैं कि हमने SSL कैसे इनेबल कर सकते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में जब मैं यहाँ पे आया था और मैंने यहाँ पे HTTPS दे दिया था, तो मुझे एरर आ गई थी, ठीक है। ये तो अभी चल नहीं रहा है, बट मुझे एरर आ गई थी, SSL की एरर आ गई थी। तो वो क्यों थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे SSL इनेबल नहीं किया, इसलिए मेरी जो API है वो HTTP में ही चल रही है। अगर आपको HTTP में नहीं चलाना है, प्रोडक्शन ग्रेड आपको जब एंटरप्राइज में बनाना होगा, तो वहाँ HTTPS में चलाना होगा। HTTPS अगर आपको चाहिए अपने URL में, तो आपको SSL जो है इनेबल करना पड़ेगा। इसके बहुत सिंपल है, इसके सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। एक तो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में जाके आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी होगी, और p12.p12 एक फाइल होती है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। राइट, तो हमें जो है यहाँ पे की टूल एक समझिए कि लाइब्रेरी है, हम उसका यूज करेंगे, जावा की है। ये कमांड आपकी है, ये मैं शेयर कर दूंगा, की 12 जेन की पेयर एलियास की एलेग, ये सब आपको शेयर डाल करके ये रन करोगे तो आपके लिए एक पी की स्टोर डॉट p12 फाइल को क्रिएट कर देगा। आप इंडिविजुअली ऐसा कर सकते हैं, आपके एंटरप्राइज में कुछ यहाँ पे अलग चीजें होंगी, हो सकती है, ठीक है। वहां पे की स्टोर बनाने का कुछ अलग तरीका होगा, वो आपको वहां पे आपको पता चलेगा, ठीक है। बट अगेन, आपको अगर खुद के लिए बनाना है तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं बैश में। आप सोच रहे होंगे कि की टूल को कैसे इंस्टॉल करना है, तो की टूल जावा के साथ आता है। जब आप JDK इंस्टॉल करते हैं तो की टूल उसके साथ आता है, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, खाली कमांड रन कर देनी है। उसके बाद इसको रिसोर्सेज फोल्डर में प्लेस कर देना है। ये मेरा आपको देखेंगे मेन है, मेन में जावा और रिसोर्सेज 2 फोल्डर होते हैं। रिसोर्सेज के अंदर जा करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, प्रॉपर्टीज में आपको ये 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज डाल देनी होगी। अब जो इसका पोर्ट होता है वो नॉर्मली हम लोग 8443 पर करते हैं, 8080 पे नहीं करते हैं। आप 8080 पे भी कर सकते हो। उसमें 4 प्रॉपर्टीज होंगी। एक तो होगा कि की स्टोर की वैल्यू क्या है, ये जो मैंने मतलब जो डाउनलोड किया p12 है कहाँ पे, तो क्लास पाथ के अंदर की स्टोर डॉट p12 है। क्लास पाथ मतलब जो रिसोर्सेज फोल्डर होता है ना, आप चाहो तो पूरा का पूरा इसका पाथ लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे कॉपी करके राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कहीं दिख रहा होगा, ये रहा,
ठीक है, आप इसको एब्सोल्यूट पाथ भी कॉपी कर सकते हो, बट अगर आपको वो कॉपी नहीं करना तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख दो कि क्लास पाथ और वो एड्रेस फाइल का नाम। ठीक है, तो क्लास पाथ पॉइंट करता रहता है main/resources फोल्डर के ऊपर। ओके, ऑलराइट। फिर हम लोग पासवर्ड दे देंगे, पासवर्ड आपको जो मन हो वो दे दीजिएगा, और टाइप PKC12 रहेगा और एलियस स्प्रिंग बूट रहेगा। ठीक है, पासवर्ड आप जो भी देंगे, अब किसी और को रन करना है या चेंजेस करने हैं आपके एंड पॉइंट के अंदर, तो उसको भी सेम पासवर्ड और P12 फाइल लगेगी। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है वो अब HTTPS में चलने लगेगा एप्लीकेशन। ओके, इंटरनली क्या हो रहा है, हमारा स्प्रिंग बूट जो है वो टॉमकैट के साथ स्टार्ट होता ही है, उसमें अब SSL इनेबल हो जाएगा, वो की स्टोर से सर्टिफिकेट यूज करेगा, और जो आपका ट्रैफिक है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, तो बहुत सिक्योर हो जाएगा आपका ट्रैफिक। ठीक है, फाइन। तो लेट्स गो, अब हम लोग जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट था हमारा रिपोजिटरी एनोटेशन। मैंने कहा था कि रिपोजिटरी एनोटेशन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो रिपोजिटरी बेसिकली क्या होता है, अगेन ये कॉम्बिनेशन है, ये एट कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है और एक्सेप्शन कन्वर्जन करता है ये। हम लोगों ने यूज नहीं किया था रिपोजिटरी एनोटेशन, बट मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, एट रिपोजिटरी। ठीक है, और इसके अंदर जाते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहा है, कंपोनेंट का मतलब क्या था कि इसकी जो बीन है वो जावा स्प्रिंग मैनेज करेगा। आसान शब्दों में बताऊं तो उसको मुझे इनिशियलाइज नहीं करना है, अपने आप ही उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूंगा, और मुझे सिर्फ उसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है, सिंपल। दूसरा दूसरा करता है ये एक्सेप्शन कन्वर्जन। अब जब हम लोग रिपोजिटरी में जो हम लोग कोड लिखते हैं, उसमें हम लोग सीक्वल का कोड लिखते हैं। अब सीक्वल का कोड जो है, सीक्वल क्वेरीज में तो सीक्वल एक्सेप्शन थ्रो करेगा, राइट। हमें तो वो नहीं चाहिए होता है, हमें तो स्प्रिंग एक्सेप्शन चाहिए, राइट, हमारे प्रोग्राम में। तो ये कन्वर्जन जो है कि डेटाबेस एक्सेप्शन से स्प्रिंग एक्सेप्शन का कन्वर्जन, ये हमारा रेपोजिटरी एनोटेशन करने में हेल्प करता है। तो दो चीजें आती हैं, राइट। ओके, लास्ट में हम लोग आते हैं कि हम लोग स्प्रिंग बूट में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। और आपके कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Where we teach you by building real projects. No slides, just pure code, from scratch to deployment.